Hey guys, you are welcome on Optimistic Physics. फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने 11th क्लास का 4th चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने उसमें वेक्टर और स्केलर की परिभाषा, सदिश और अदिश की परिभाषा और उनके कुछ उदाहरण। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सदिश के नियमों के बारे में, क्या क्या सदिश की टर्म्स एंड कंडीशंस होती है और इसमें योग और घटाव गुणा के लिए क्या क्या नियम लागू होते हैं। क्योंकि दोस्तों, अदिश में तो बीजगणित के सारे नियमों से यहाँ पर सारा सोल्व हो जाता है, नॉर्मल काम होता है। पर सदिश में योग के लिए त्रिभुज के नियम लगाने पड़ते हैं, समांतर चतुर्भुज के नियम लगाने पड़ते हैं, तो वो सब आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। और दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि सदिश एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का। आपको हर जगह ये काम आने वाला है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए मैंने वीडियो में आपको बहुत डिटेल से समझाया, इसकी क्रिस्टल क्लियर किया है मैंने आप। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था सदिश की परिभाषा और सदिश को कैसे प्रदर्शित करते हैं। सदिश को प्रदर्शित करने के लिए एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, अगर एक कोई सदिश राशि है तो इसको प्रदर्शित करने के लिए इसके ऊपर तीर का निशान लगाएंगे और इसको बोलेंगे ए वेक्टर या ए सदिश। और सदिश का आप जानते हो, सदिश की परिभाषा से ये पता चल रहा होगा आपको कि जिस राशि की परिमाण व दिशा दोनों होती है वो सदिश होता है। तो इन दोनों को मिलाकर आप सदिश लिखेंगे तो ए वेक्टर, ये सदिश को प्रदर्शित कर दिया, ठीक है। और इसके परिमाण को, सदिश के परिमाण को कैसे लिखेंगे? सदिश को परिमाण को लिखने के लिए इसको मोड में बंद करके लिखते हैं, मोड ऑफ ए। ये सदिश का परिमाण है और इसको हम फिजिक्स में सदिश का परमान भी बोलते हैं, ठीक है। ये सदिश का परिमाण है और ये सदिश को प्रदर्शित करना। समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे, अगर कोई गतिमान सदिश की स्थिति और विस्थापन के बारे में हमें पता करना हो तब हम क्या करेंगे। तो बात करते हैं सदिश की स्थिति व विस्थापन के बारे में। स्थिति व विस्थापन सदिश। अगर हमें प्लेन में कोई गतिशील वस्तु है, उसकी स्थिति व्यक्त करनी है सदिश में, तब क्या करेंगे। मान लो ओ पॉइंट से, ओ मूल बिंदु है, इससे यह स्टार्ट हो रहा है और ये टी टाइम में पी पॉइंट तक जा रहा है। टी टाइम में, टी समय में पी पॉइंट तक जा रहा है और ओ बिंदु से टी डैश टाइम में पी डैश पॉइंट तक जा रहा है। टी डैश टाइम में पी डैश पॉइंट तक जा रहा है। ओ से पी की तरफ जा रहा है तो पी की तरफ तीर का निशान लगा दिया। ओ से पी डैश की तरफ जा रहा है तो पी डैश की तरफ, मतलब ओ से पी की तरफ जाती टाइम पर अपने को इसकी स्थिति सदिश क्या मिली। इसका स्थिति सदिश हो जाएगा ओ पी वेक्टर, सदिश है वेक्टर एट टाइम टी। टी समय पर ओ पी स्थिति सदिश मिल गया। एज इट इज आप अगर ओ पी डैश के लिए देखोगे टाइम टी डैश पर, तो ओ पी डैश वेक्टर, ओ पी डैश सदिश समय टी डैश पर। ओके, ये तो हो गई इनकी स्थिति की बात। अब अगर ये इसको अगर हम ग्राफ में बनाएं, तो ये तो ओ मूल बिंदु हो गया, ठीक है। ओ से पी पर जा रहा है टी टाइम में, ये ओ पी, और ये पी डैश पॉइंट है और इसको मिलाएंगे तो ओ पी डैश। ये ओ पी वेक्टर, ये ओ पी डैश वेक्टर, ठीक है। अब मान लो इसका परिमाण यानी इसकी लंबाई है आर और इसकी लंबाई है आर डैश, मतलब ओ पी सदिश का परिमाण आर है, ओ पी डैश सदिश का परिमाण आर डैश है।
तो ये ओपी सदिश की दिशा दिशा कैसे तय करेंगे? दिशा को यहाँ से तय करेंगे। ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से ये जितना भी एक्स और वाई में अगर है तो एक्स से ये जितना भी कोण बनाएगी तो इतने डिग्री इस दिशा में ये सदिश आ गया और ये इसका परिमाण है। ठीक है, अब बात करते हैं विस्थापन की। तो विस्थापन सदिश क्या है? अगर यहीं से मैं आपको समझाऊँ तो ये ओपी वेक्टर है और ये ओपी डैश वेक्टर है। अगर ये बिंदु पी से पी डैश पर जाए, पी से पी डैश पर जाए तो इस रेखा का अपन क्या नाम रख सकते हैं? पी डैश वेक्टर एट टाइम टी टू टी डैश, मतलब टी से टी डैश समय अंतराल में पी से पी डैश सदिश में चला गया। तो ये विस्थापन हो जाएगा टी से टी डैश समय में पी पी डैश विस्थापन हो गया इस बिंदु का पी से पी डैश में। मतलब अगर ये पी बिंदु है और ये पी डैश बिंदु है, ठीक है, ये चाहिए यहाँ से आ रहा हूँ, चाहिए यहाँ से आ रहा हूँ, ये ओ है। विस्थापन होती है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी। ये किसी भी रास्ते से आए, विस्थापन उस बिंदु के पथ पर निर्भर नहीं करता हो, उस बिंदु दोनों बिंदुओं के मध्य के बीच की सीधी दूरी पर निर्भर करता है। तो इसका विस्थापन होगा पी पी डैश, नॉट डिपेंडेंट ऑन पाथ, पथ पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, इस परिभाषा से आपको क्या पता चल रहा है? इस परिभाषा से पता चल रहा है कि दो बिंदुओं किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन सदिश का परिमाण, परिमाण मतलब समझ रहे हो? परिमाण मतलब ये पी पी डैश वेक्टर है तो इसका परिमाण, इसकी जो लंबाई है मॉड ऑफ पी पी डैश है और वेक्टर इसकी डायरेक्शन है। परिमाण या तो इसके पथ लंबाई से कम होगा या फिर मैच टू मैच उसके बराबर हो सकता है, उसके बराबर होगा। ये विस्थापन की खासियत है कि विस्थापन सीधी दूरी पर निर्भर करता है। अगर एक आदमी ए से स्टार्ट हो रहा है, बी पे जाके वापस अगर ए पे आ जाएगा तो इसका विस्थापन क्या होगा? प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम बिंदु भी ए ही है तो इसका विस्थापन 0 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं साइंस इज इमोशनलेस। साइंस में वर्क डन 0 हो जाता है अगर 4 चक्कर काट के वो वापस उसी बिंदु पे आके खड़ा हो जाए। ठीक है, उम्मीद है आपको विस्थापन सदिश ठीक से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए आपको तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके बाद में बात करते हैं दो सदिशों में समानता की। सदिशों में समानता की, समानता का मतलब आपको ये तो समझ में आ गया कि किसी भी सदिश को प्रदर्शित करना है तो उसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे। जैसे कोई आर सदिश है तो इसके ऊपर वेक्टर लगा दिए तो ये आर वेक्टर यानी आर सदिश इसको बोलेंगे और इस प्रकार से लिखेंगे तीर का निशान लगा के। अब बात आती है दो सदिश समान कब होंगे? सदिशों की समानता, सदिशों की समता, समता कैसे प्रकट करते हैं इनकी? तो जब दो सदिशों को बराबर तभी कहा जा सकता है जब उनकी पहली चीज तो उनका परिमाण सेम हो, लंबाई, और दूसरी चीज उनकी दिशा भी सेम हो। दो सदिश, दो क्या कितने भी हो सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। अगर 4-5 भी हो तो उनको समान सदिश कहेंगे अगर डायरेक्शन सेम हो और परिमाण भी सेम हो। दो सदिश समान सदिश होंगे यदि उनका परिमाण व दिशा समान हो। जैसे ये ए वेक्टर है,
और ये है बी वेक्टर साहब। ये ए सर है, ये बी सर है। लेंथ दोनों की आर मान लो, इसकी आर है और इसकी भी आर है। डायरेक्शन सेम है और लेंथ भी सेम है, तो ये है समान सदिश। ए वेक्टर व बी वेक्टर समान है। यहीं पर अगर ये तो ए वेक्टर सर है, इनकी लेंथ आर है, बट अगर बी वेक्टर सर की लेंथ आर होती है, अगर इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो ये समान सदिश नहीं होंगे, ठीक है ना। इसी तरह से बात आती है कि सदिश को अगर हम वास्तविक संख्या से या अदिश राशि से गुणा करेंगे तब क्या प्राप्त होगा अपने को। सदिश का वास्तविक संख्या से गुणा, तो दोस्तों वास्तविक संख्या तो एक परिमाण ही होगी। मतलब जैसे अगर अपने पास में आर वेक्टर है, ये सदिश है, इसको अपन अल्फा से गुणा कर दें, मल्टीप्लाई विद अल्फा, या फिर लेमडा ले लो, लेमडा से गुणा कर दे तो हमें सदिश तो वही मिलेगा। मतलब ये आर वेक्टर है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता, ये अदिश राशि है, इसकी डायरेक्शन खुद की है नहीं, ये डायरेक्शन कैसे चेंज करेगा, ये खुद तो परिमाण ही है, तो डायरेक्शन तो चेंज नहीं करेगा। नॉर्मली जैसे बीजगणित में अपन गुणा करते हैं अल्फा लेमडा इंटू आर, तो ये लेमडा आर सदिश हो जाएगा। मतलब आर सदिश का लेमडा गुणा, तो ये इस आर सदिश का लेमडा गुणा हो जाएगा, इसका परिमाण, इसकी लेंथ आर गुणा हो जाएगी, लेमडा गुणा हो जाएगी। और इसको अपन लेमडा आर से प्रदर्शित करेंगे, लेमडा आर लिखेंगे। और लेमडा आर सदिश का परिमाण मतलब इसकी लंबाई कितनी होगी, लंबाई यानी परिमाण यानी परम मान, कुछ भी मान लो आप। इसको अपन मोड से लिखते हैं, मोड ऑफ लेमडा आर वेक्टर, उसके परिमाण को मोड में लिखते हैं, ठीक है। तो मोड ऑफ लेमडा आर वेक्टर हो जाएगा। इसको लेमडा मोड ऑफ आर बोल सकते हैं। ये आर की पहले वाली लंबाई और ये आर का लेमडा गुणा, ठीक है ना। ठीक है सर, ये तो हमने मान लिया कि लेमडा से गुणा करेंगे तो लेमडा गुणा हो जाएगा। अगर माइनस लेमडा से करेंगे तब क्या करोगे, तो भैया बात ऐसी है, ये डायरेक्शन है, ये आर वेक्टर की है। अगर इसको ऋणात्मक करेंगे ना, ऋणात्मक से गुणा करेंगे तो इसकी दिशा भी इसके ऋणात्मक हो जाएगी। ऋणात्मक मतलब प्लस को माइनस से गुणा करोगे तो माइनस होता है, इसके विपरीत हो जाएगी। कुल मिलाकर बात ये है, फालतू फंडे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। आर वेक्टर है, ये है, माइनस लेमडा से करेंगे तो ये तो लेमडा गुणा तो होगा ही होगा, लेमडा आर तो होगा ही होगा, बट इसकी डायरेक्शन उसकी उल्टी हो जाएगी, ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को ज़रूर बताना, आई विल इम्प्रूव माई मिस्टेक्स। एक और बात, लेमडा अदिश राशि तो है मान लिया, अब अगर इसकी खुद की कोई विमा हो तब, इसकी खुद की विमा होगी तो क्या करेंगे, इसकी विमा होगी तो लेमडा और आर सदिश, लेमडा की विमा और आर की विमा दोनों गुणा होकर इनके गुणनफल की विमा लिखेंगे, तो लेमडा आर की नई विमा प्राप्त हो जाएगी अपने को, ठीक है ना। विमा तो एग्जिस्ट करेगी, फिर भी अगर ये विमा ही है ना तब तो वही विमा रहेगी। अगर लेमडा की भी विमा है और आर की भी है तो दोनों की विमा का गुणनफल लिखेंगे। और दोस्तों विमा को समझाने के लिए मैंने पहले ही एक वीडियो डाल दिया है, आप अगर विमा के बारे में बढ़िया से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद में आती है इनके जोड़ बाकी की बात, सदिश। नेक्स्ट टॉपिक है सदिशों का संकलन व
व्यवकलन। थोड़ी ज़्यादा हिंदी हो रही है ना, मतलब जोड़वा की से मतलब आ रहा है अपने को। कुल मिला के मेन चीज़ यही सीखनी है अपने को, इसमें क्या क्या रूल्स लग रहे हैं। तो इसमें योग के लिए तो त्रिभुज का नियम लगाते हैं। त्रिभुज का एक तो त्रिभुज का नियम, या फिर आपको जैसा क्वेश्चन में पूछा जाए उस हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा एक समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है ना। इन दोनों रूल्स के लिए अपने को ग्राफ हमेशा काम आएगी सदिश में। तो ग्राफीय विधि से इसको सीखेंगे। मान लो ए वेक्टर व बी वेक्टर दो सदिश हैं, दोनों का योग करना है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना है अपने को। दोनों की अलग अलग डायरेक्शन है। ये तो हो गया ए वेक्टर, और ये हो गया कोई बी वेक्टर। इसकी लेंथ का तो छोड़ो, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। इन दोनों का अपने को एडिशन करना है, योग करना है। तो इसके लिए अपन त्रिभुज का नियम लगाते हैं। त्रिभुज का नियम क्या बोलता है कि कोई दो सदिश है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब इनको इस प्रकार से रखेंगे कि ए वेक्टर का ऊपरी सिरा मतलब सिर तीर का निशान वाला है ना, और बी वेक्टर का पुच्छ सिरा, ये पूंछ वाला सिरा, और ये बी वेक्टर का तीर वाला सिरा। तो एक का तीर और बी की पूंछ मिल जाएगी। और साथ में अपन परिणामी सदिश और मानेंगे एक, इन दोनों को जोड़ने के लिए। तीसरा परिणामी सदिश वो इस प्रकार से रखेंगे कि एक का पुच्छ सिरा और बी का जो ऊपरी तीर वाला सिरा है दोनों मिल जाए। ये मिल गए। इसकी डायरेक्शन कैसे ले, इसकी डायरेक्शन एक के अपोजिट लेंगे। एक की पूंछ की तरफ आर की पूंछ रखनी है, आर ले लिया अपने परिणामी सदिश, ठीक है ना। ठीक है साहब, ये हो गया। इसका मूल बिंदु ओ मान लो, ये पी मान लो और ये क्यू मान लो। तो ये अपने को त्रिभुज मिल गया ओ पी क्यू। ओ पी क्यू त्रिभुज मिल गया। अब त्रिभुज का नियम क्या बोलता है? त्रिभुज का नियम ये बोलता है अगर इस प्रकार से पूरा सिस्टम सेट हो कि ए का ऊपरी सिरा और बी का पुच्छ सिरा एक जगह हो, और तीसरा परिणामी सदिश इस प्रकार हो कि ए के पुच्छ सिरे से इसका पुच्छ सिरा मिले और बी के ऊपरी सिरे से इसका ऊपरी सिरा मिले, तो ए और बी दोनों सदिशों का योग जो है परिणामी सदिश के बराबर होगा। परिणामी सदिश के बराबर होगा। हो रहा है सिस्टम सेट, ठीक है। इसके बाद में योग में भी कुछ मैथमेटिक्स में भी जैसे नियम लगते हैं, कुछ राशियों में क्रम विनिमयता, साहचर्यता, ये आपको मैथ में पढ़ने को मिलेंगे। तो ये सदिश राशियां क्रम विनिमयता के नियम का पालन करती है। सदिश राशियां क्रम विनिमयता का क्रम विनिमय होती है, ठीक है ना। क्रम विनिमय का मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, मतलब आगे पीछे कैसे भी जोड़ लो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले एक को लिख के फिर बी को जोड़ लो, चाहे पहले बी को लिख के फिर एक को जोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सेकंड रूल है साहचर्यता का। साहचर्यता मतलब इनमें भाईचारा होता है थोड़ा बहुत। जैसे कोई ये तो दो वेक्टर है, तीसरा वेक्टर और दे दिया अपने को, प्लस तीसरा वेक्टर और दे दिया सी वेक्टर सदिश। मैं आप ज़्यादातर वेक्टर बोलता हूँ, आप समझ जाना वेक्टर सदिश ही होता है। आपको वेक्टर को हिंदी में सदिश बोलते हैं। तो अब इनको आगे पीछे कर लो। ये तो क्रम विनिमयता का था, चाहे इन दोनों में एक को जोड़ लो, चाहे इन दोनों में चाहे सी को जोड़ लो, चाहे तो इन दोनों में एक को जोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट वही आएगा, सेम आएगा।
इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना। सदिश राशियाँ क्रम विनिमय होती है और साहचर्य भी होती है, ठीक है। अब बात आती है ऐसे सदिशों को जोड़ने की जिनका परिमाण तो सेम है, मतलब लंबाई सेम है। जैसे ये ए वेक्टर है, इसकी परिमाण आर है, लंबाई आर है, बट जस्ट अपोजिट है इसकी डायरेक्शन। मतलब ये ए वेक्टर है तो ये माइनस ए वेक्टर है। ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर का योग कैसे करेंगे? तो ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर का जब अपन योग समांतर चतुर्भुज का योग का नियम। आप यहाँ ये तो योग है, अगर एक सदिश है, ये विपरीत सदिश होंगे। अगर दो सदिश विपरीत सदिश होंगे, अगर इनकी डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो, परिणाम तो वही हो, परिमाण तो वही हो इनका, पर इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, दिशा एकदम विपरीत हो, तो इनको विपरीत सदिश बोलते हैं, ठीक है। ये अपने समांतर चतुर्भुज के नियम में काम आएगा। मान लो वही त्रिभुज के नियम वाला काम मिले, अगर अपन मान लो वही त्रिभुज का नियम वाला काम मिले, तो ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर दो सदिश हैं, और इनको इस प्रकार से रखा गया है कि मूल बिंदु और से, ये तो ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है ना। अब अगर इसी समतल में कोई दो इनके अपोजिट वेक्टर्स है, अपोजिट वेक्टर्स है मतलब ए का अपोजिट माइनस ए वेक्टर भी है और बी का अपोजिट माइनस बी वेक्टर भी है। इन दोनों के विलोम इसी समतल में अगर एग्जिस्ट करते हैं तो इनको इस प्रकार से रखेंगे। ये तो माइनस, ये तो हो गया, ये बी की डायरेक्शन इस तरफ है तो ये माइनस बी इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए तो माइनस बी है, अपने आप बी रह जाएगा, ठीक है। और ये ए की डायरेक्शन इस तरफ है तो माइनस ए की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, ठीक है। हो गया, ये माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। ये बन गया अपने पास चतुर्भुज। अब क्या करेंगे, इन दोनों का योग ज्ञात करना है अपने को, जोड़ना करना क्या है, समांतर चतुर्भुज का नियम क्यों लगा रही है, ए वेक्टर व बी वेक्टर का योग निकालने के लिए। इन दोनों का योग निकालना है अपने को। इन दोनों का योग निकालने के लिए अपन फिर से वही त्रिभुज नियम की तरह परिणामी सदिश लेंगे। परिणामी सदिश इस प्रकार से लेंगे कि अगर अपन इस चतुर्भुज को नाम दे पी क्यू और आर, ओ पी क्यू आर बिंदुओं से अगर इस चतुर्भुज का नाम दे, तो ये मूल बिंदु से परिणामी सदिश इस प्रकार से लेंगे कि ये ए वेक्टर इधर मान लो या इधर मान लो, इसका पुच्छ सिरा को टच करे, इसका परिणामी सदिश का तीर वाला भाग, इसका सिर वाला भाग इसके पूंछ वाले भाग को टच करे, और ये मानेंगे परिणामी सदिश। ये अपना समांतर चतुर्भुज था और ये इसका विकर्ण ले लिया हमने। अब विकर्ण लेने के बाद में अपने पास में फिर से वही बन गया नया वाला त्रिभुज। त्रिभुज बन गया ओ पी क्यू, ये बी है, ये माइनस ए है, और ये है परिणामी सदिश और आर। अगर आप चाहो तो इस तरफ भी ले सकते हो, इस तरफ से थोड़ा आपके लिए इजी रह जाएगा, क्योंकि ये माइनस ए है, इसको ए में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी डायरेक्शन वापस चेंज हो जाएगी। तो ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर और ये आर वेक्टर। अब यहाँ पर वापस वही त्रिभुज का नियम लगा देंगे और अपना काम हो जाएगा। आर बराबर ए प्लस बी। यहाँ पर आपको अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में मुझसे पूछ लेना, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं आपको ये थोड़ा सा शॉर्ट में बताया है। इसके बाद में
नेक्स्ट टॉपिक अपना सदिशों का वियोजन। सदिशों का वियोजन। फ्रेंड्स, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और मैक्सिमम मैंने 11th का NCERT का सिलेबस ही कवर किया है और इसके क्वेश्चंस में भी मैं आपको करवाऊँगा। बेसिक क्वेश्चंस करवाऊँगे थोड़े और फिर मैं आपको JEE लेवल के क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूँ इसमें। वियोजन का मतलब है तोड़ना, एक सदिश को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ना। मान लो दो छोटे सदिश हैं, स्मॉल a व स्मॉल b, दो सदिश हैं, ठीक है। ये एक समतल में, ये एक ही प्लेन में है दोनों, और इसी प्लेन में दूसरा सदिश है कैपिटल A। कैपिटल A सदिश है, ये स्मॉल a वेक्टर है और ये है स्मॉल b वेक्टर। यहीं पर अपने पास में कैपिटल A वेक्टर और है ना। एक ही प्लेन में है पर तीनों होने एक ही प्लेन में चाहिए। तो एक को किस प्रकार से तोड़ सकते हैं? एक को दो छोटे सदिशों के योग के रूप में तोड़ सकते हैं और इस रूप में तोड़ने को बोलते हैं सदिशों का वियोजन। इस रूप में तोड़ने के लिए इनको त्रिभुज, यहाँ पर त्रिभुज नियम लगा देंगे। एक ही प्लेन में डायरेक्शन सेम रहेगी, कहीं भी ले जा सकते हैं, प्लेन में रख कहीं भी सकते हैं, डायरेक्शन वही होना चाहिए, परिमाण वही होना चाहिए, तो सदिश सेम रहेगा। इनको इस प्रकार से जोड़ेंगे। ये ए वेक्टर है, कैपिटल ए वेक्टर, और ये स्मॉल ए वेक्टर है और ये स्मॉल बी वेक्टर है। तो यार जरूरी थोड़ी है इसके बराबर ही होगा, इसलिए इसको एडजस्ट करने के लिए अपन ए वेक्टर का लेमडा गुणा और बी वेक्टर का म्यू गुणा ले लेते हैं, ताकि वेक्टर तो वही है, इसका परिमाण बढ़ जाएगा। तो दो छोटे वेक्टर्स के रूप में, तो इस विधि से किसी भी सदिश को उसी समतल में दो सदिश घटकों में बांट कर लिख सकते हैं। मैं इस बात पे जोर दे रहा हूँ, समतल वही होना चाहिए, और ये जरूरी नहीं है कि ए वेक्टर ही है, इसका लेमडा गुना म्यू गुना आ सकता है, इसका परिमाण बढ़ सकता है, और वो अपन त्रिभुज का नियम लगा के काम में ले सकते हैं। ओके, और ये सारा काम अपन समतल के लिए ग्राफीय विधि से काम में लेते हैं। ग्राफीय विधि से अगर अपन कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अपने पास में न्यूमेरिकल आ जाए, तो उस टाइम पे अपने पास एकांक सदिश काम में लेना सुविधाजनक रहता है। एकांक सदिश, एक तो आपको मैंने पहले जीरो सदिश बताया था, शून्य सदिश, और एक होता है एकांक सदिश। एकांक सदिश क्या होता है, इसके बारे में भी समझते हैं। वैसे तो एकांक के नाम से आप समझ रहे हो कि एकांक मतलब एक, जिसका परिमाण एक हो, मतलब लंबाई एक यूनिट हो, जिसका परिमाण एक हो तथा परिमाण भी किसी विशेष दिशा में होना चाहिए ना। सदिश है भैया जी, दिशा तो होगी किसी विशेष दिशा में हो, ठीक है। तो ये हो गया एकांक सदिश। एकांक सदिश की कोई भी मान नहीं होती, ओनली डायरेक्शन होता है और इसका परिमाण होता है एक। परिमाण एक प्लस दिशा गया, दिशा हो जाएगी धनात्मक ऋणात्मक कोई सी भी हो सकती है। मतलब यह है कि अगर एकांक सदिश लेना, तो ये एकांक सदिश है ये, और ये लेमडा है, तो एकांक सदिश का लेमडा गुना हो जाएगा, तो ये लेमडा ए वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका परिमाण एक होगा, हमेशा ये ध्यान रखने की बात है। विमान नहीं होगी, इसका मात्रक भी नहीं होगा, वो ये ओनली डायरेक्शन को व्यक्त करेगा। ये मेनली तो डायरेक्शन के लिए अपन ग्राफीय विधि यूज करते हैं। ग्राफीय विधि यूज करते हैं तो 3D में तो होता है एक्स वाई जेड एक्सिस, और 2D में ओनली एक्स और वाई होता है। तो
इन एक्सिस की दिशाएं होती है एक्स वाई और जेड की, तीनों की ये दिशाएं हो गई, ठीक है। ये एक्स, ये वाई और ये जेड। अब इन तीनों की दिशाओं को प्रदर्शित करने के लिए एकांक सदिश का यूज करते हैं। एकांक सदिश क्या करेगा, ओनली डायरेक्शन दिखाएगा अपने को, इसका परिमाण तो होता नहीं है। तो एक्स में तो इसको आई लिखते हैं, वाई में जे और जेड में के। अब आई जे के को मतलब इसकी दिशा प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए इसको स्पेशल रिप्रेजेंट करने के लिए इसके ऊपर कैप लगाते हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप। एक्स के लिए आई कैप, वाई के लिए जे कैप और जेड के लिए के कैप। और अपन अभी नॉर्मली 2D पढ़ते हैं, तो एक्स के लिए आई कैप और वाई के लिए जे कैप अपने काम आने वाला है, ठीक है। और इसका परिमाण, इसकी लेंथ 1 होगी हमेशा, 1 1 1, ओके। आप यही सोच रहे होंगे यार वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, वीडियो लंबा हो रहा है, बट आई वांट टू एक्सप्लेन क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे, आप आईआईटी की तैयारी करोगे, डिफेंस की, एयरफोर्स नेवी की कोई भी एग्ज़ाम दोगे, तो इसके स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनते हैं। और इसके लिए आपको ये डिटेल पढ़ना ज़रूरी है। अगर कंपटीशन की भी तैयारी करते हो और एग्ज़ाम में फिर अगर अभी नहीं पढ़ा तो फिर एग्ज़ाम में रट्टे लगाओगे, रट्टे लगाने का रिजल्ट आप जानते हो। इससे अच्छा तो अभी टाइम ही दे दो ना, ठीक है। तो एकांक सदिश की बात कर रहे थे अपन। एकांक सदिश के लिए एक्स के लिए आई कैप, वाई के लिए जे कैप अपन 2D में बात करेंगे, ठीक है। पर्टिकुलर एक्स और वाई के लिए अपन आई कैप और जे कैप लगाएंगे। और अगर आर्बिट्री मतलब कोई भी एक्स वाई के अलावा कोई दिशा हो तो इसके लिए अपन एन कैप लगाते हैं। इसको स्पेशल रिप्रेजेंट करने के लिए कैप लगाते हैं, हमेशा ध्यान रखना। सदिश को लिखने के लिए इसके ऊपर तीर का निशान, आर वेक्टर, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है ABC। और दिशा को लिखने के लिए इसके ऊपर कैप, ये कैप हमेशा, ये 2 चीज़ें तो हमेशा याद रखना, ये आपको बहुत काम आएंगे। अब एकांक है, इसकी लंबाई तो है नहीं, ये ओनली दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं अपन, पता चल रहा होगा। एकांक सदिश से आर वेक्टर क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर मोड ऑफ आर, ये तो इसका परिमाण। और ये दिशा को प्रदर्शित कर रहा है एकांक सदिश, ये हो गई इसकी दिशा। एन कैप की जगह कोई भी हो सकती है, आई जे कैप भी हो सकती है, और ये इसलिए इसको एन कैप लगा दिया। समझ में आ रहा होगा, प्रॉब्लम हो तो मेरे को ज़रूर बताइएगा आप। अब देखिए, अगर अपन समतल में एक्स वाई समतल से समझते हैं इसको, यूज को, इसके यूज को समझते हैं। एक्स में आई कैप और वाई में जे कैप। ये कोई सदिश है ए वेक्टर, ए वेक्टर, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ये दिशा और ये दिशा। एकांक सदिश का यह फायदा है कि समतल में इसको किसी भी सदिश के घटकों के रूप में लिख सकते हैं। त्रिभुज नियम से अपन ने वियोजित करना सीखा था ना, वैसे ही है। तो घटकों के रूप में लिख सकते हैं। वहाँ पे अपन ने लेमडा और म्यू काम में लिया था, और यहाँ पे एक्स एक्सिस के लिए इसकी मान लो ये लंबाई ए एक्स है और ये वाली लंबाई वाई एक्सिस के लिए ए वाई है। तो इसको घटकों में तोड़ सकते हैं। घटकों में तोड़ना आपको मैंने पहले सिखा दिया है, प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताना ज़रूर। ए एक्स और इसकी दिशा आई कैप प्लस ए वाई और इसकी दिशा जे कैप। ये हो गया घटकों में तोड़ना, इसको तोड़ के लिख सकते हैं। ये डायरेक्शन, ये एंगल एक्स एक्सिस से, और ये इसको अपन ने घटकों में तोड़ दिया और ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप बन गया। देखिए एकांक सदिश के और यूजेज, देखिए एक तो घटकों में तोड़ना हो गया, एकांक सदिश से अपन ये तोड़ सकते हैं, आई जे कैप में लिख के ये कर दिया। साथ साथ इसको ट्रिग्नोमेट्री काम में ले ले, त्रिकोणमिति का अगर काम में ले लिया मज़ा आ जाएगा भैया। त्रिकोणमिति के यूज से अपन ए एक्स और ए वाई को और ज़्यादा डिस्क्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये अपन ए वेक्टर है, इसका परिमाण गुणा इसकी दिशा
दिशा एकांक सदिश से लिखते हैं कैप, तो ये हो जाएगी मोड ऑफ ए गुणा इसकी दिशा परिमाण गुणा दिशा, ए वेक्टर हो गया। ठीक है, ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो इसको त्रिकोणमिति से इनमें भी लिख सकते हैं। इसके ये कोऑर्डिनेट्स जो है, इसके घटक जो आ रहे हैं ना अपने पास में, ये ए एक्स है और ये ए वाई, ये ए वाई और ये ए एक्स, एक्स एक्सिस पर ए एक्स और वाई एक्सिस पर ए वाई। ठीक है, और ये ए वेक्टर। एक्स एक्सिस से अगर ये थीटा कोण बना रहा है ना, तो ए एक्स हो जाएगा ए, इसका परिमाण ए है ना, तो ए कोस थीटा, और ए वाई क्या हो जाएगा ए साइन थीटा। ठीक है ना, ये दो पदों में इसको तोड़ के लिख देंगे। अब देखिए, आपको घटकों में तोड़ने के लिए, इसकी सदिश को व्यक्त करने के लिए इसकी दो विधियां मैंने आपको बता दी है। आपने नोटिस किया? मैं बताता हूँ। दो विधियां क्या क्या हुई? एक तो घटकों के रूप में, घटकों के रूप में, और दूसरी एंगल यूज ट्रिग्नोमेट्री ब्रो, उसके अक्ष अक्ष के साथ बने कोण में, दो चीजों से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर सदिश वियोजन का आ जाए तो आप दोनों में से कोई सी भी विधि काम में लेकर न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। इसमें अगर न्यूमेरिकल पूछे और आपको उसमें इसका परिमाण दिया हुआ हो, ए दिया हुआ हो, या ए और थीटा दिया हुआ, इसका एंगल दिया हुआ, एक्स एक्सिस के साथ कोण दिया हुआ हो, तो अपन इसके घटक ज्ञात कर सकते हैं, ए एक्स व ए वाई ज्ञात कर सकते हैं। और अगर ए एक्स व ए वाई दिया हुआ हो, तो आप ए व थीटा ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, इसका सदिश, ये ए सदिश है, सदिश और थीटा ज्ञात कर सकते हो अगर इसके घटक दिए हुए हो, और अगर सदिश और इसका एंगल दिया हुआ तो इसके घटक ज्ञात कर सकते हो, घटक दिए हुए तो सदिश ज्ञात कर सकते हो। मतलब दोनों आपको कैसे पूछ सकते हैं न्यूमेरिकल में घुमा फिरा के, तो दोनों चीज़ आप ज्ञात कर सकते हो। अब घटकों के लिए मेनली अपन ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई के प्लस ए वाई
एंगल के लिए फ्रेंड्स आपने मैथ्स में प्रवणता वाला टॉपिक पढ़ा होगा। रेखा की ढाल या जो समतल में कोण मापता है, रेखा की ढाल क्या होती है, m बराबर टेन थीटा, टेन थीटा बराबर y अपॉन एक्स, किसी भी समतल में उसका कोण है। ठीक है, तो y अपॉन एक्स, तो यहाँ पर सदिश के घटक क्या है, y एक्सिस के लिए ay और x एक्सिस के लिए ax। तो यहाँ पे अपने पास थीटा क्या बन जाएगा, टेन थीटा बराबर ए वाई अपॉन ए एक्स। ठीक है, थीटा बराबर टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। ओके, ये हो गया अपने पास थीटा का फॉर्मूला, ये हो गया अपने पास सदिश का घटकों के रूप में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से ये चीज़ें अपन कर सकते हैं। और अपने एनसीईआरटी के सिलेबस में या अभी 2D का हमारी है, तो 2D के हिसाब से मैंने आपको आज बताया है। और अगर 3D आपके आगे का, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा और नोट्स भी साथ साथ बनाया करिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि यार वीडियो लंबा हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे इसके, और इसके क्वेश्चन मैं करवाऊँगा, JEE लेवल के भी करवाऊँगा, कंपटीशन के भी कुछ क्वेश्चंस लेंगे। ओके गाइज, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही। बी ऑप्टिमिस्टिक एंड ग्रैब योर अपॉर्चुनिटीज।